आज हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। ये एक बहुत अहम टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एक डीएनए या जीन के बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। ये भी जीन क्लोनिंग में आता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसका प्रोसेस कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले इसे इन्वेंट किया था केरी मॉरिस ने। उन्हें 1983 में इन्हें डिस्कवर किया था। इसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में 1993 में। अब पीसीआर क्या है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक जीन या डीएनए के बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना सके। अब हमारे पास अगर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है और उसके हम बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाना चाहते हैं तो तब हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, उसे कल हमने डिस्कस किया था, और एक होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। अब हमें चाहिए कि पीसीआर में जो कंपोनेंट्स है सबसे पहले उसे जान लेते हैं। कंपोनेंट्स जानने के बाद हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसके ज़रिए हम जीन की क्लोनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक कंपोनेंट चाहिए होता है, उसे कहते हैं टेम्पलेट डीएनए। अब टेम्पलेट डीएनए क्या होता है वो मैंने दूसरी वीडियोस में भी बताया है, अभी भी बता लेता हूँ कि टेम्पलेट डीएनए वो डीएनए होता है जिसे हमने क्लोनिंग के लिए यूज़ करना होता है। अब ये हमारे टेम्पलेट डीएनए और जीन जो होता है वो हमें मुयसर कहाँ से होगा, तो ये हम अपने ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है उससे भी आइसोलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म अगर होता है और हम उसके वो जीन लेना चाहते हैं, उसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं, उससे भी ले सकते हैं। इसके अलावा जीन लाइब्रेरी वगैरह से भी हम इसे ले सकते हैं। टेम्पलेट डीएनए को टारगेट डीएनए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टारगेट होता है कि इससे हम क्या बना सके, हम इससे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के क्लोन्स बना सके। इसके बाद हमारे पास चाहिए होते हैं डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्या होते हैं? डीएनटीपीज मैंने कल भी बताया था। डीएनटीपीज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट्स होता है, और ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। फॉर एग्जांपल डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, और क्या रहेगा, डीटीटीपी। तो ये जो सारे होते हैं ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमारे पास फ्री न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होंगे तो वो फिर जब पोलीमराइजेशन शुरू हो जाएगी तो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए पोलीमराइजेशन में मददगार साबित होगी। इसके अलावा हमारे पास चाहिए होते हैं प्राइमर्स। अब प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स मैंने पहले भी बताया कि ये आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं और ये डीएनए पोलीमराइजेशन में बहुत काम आते हैं, क्योंकि डीएनए पोलीमराइजेशन में जो एंजाइम होता है जिसे हम जानते हैं डीएनए पोलीमरेज, वो प्राइमर ना होने की वजह से काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमें टू सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए होते हैं। अब इस टू सेट्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रैंड होगा तो हम एक को फॉरवर्ड पे लगाते हैं और एक को बैकवर्ड पे लगाते हैं। इसको क्यों लगाते हैं? कि हमारे पास फॉरवर्ड से भी एक्सटेंशन हो सके और बैकवर्ड से भी। तो इसलिए हम टू सेट्स ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं फॉरवर्ड प्राइमर एंड बैकवर्ड प्राइमर। और ये प्राइमर्स डीएनए के कौन से साइड पे अटैच हो गए? 3 प्राइम एंड पे। ये बातें याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है? टैग पॉलीमरेज बेसिकली ये जो होता है ये होता है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन इसे टैग पॉलीमरेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम है। इसे हम आइसोलेट करते हैं एक बैक्टीरिया से जो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, उसे कहते हैं थर्मस एक्वेटाइकस। सही है, ये भी मतलब डीएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन ये हम हासिल करते हैं हॉट स्प्रिंग से। और इसके अलावा ये बहुत स्टेबल एंजाइम होता है और बॉइलिंग टेम्परेचर में तकरीबन एक्टिव होता है, तो इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। इन चारों कंपोनेंट को जब हम साथ में ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है एक पीसीआर मिक्सचर और रिएक्शन मिक्सचर। हम इस रिएक्शन मिक्सचर को फिर थर्मासाइक्ल और पीसीआर मशीन में डाल लेते हैं और हमारे पास जीन क्लोनिंग हो जाती है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सारे स्टेप होते कैसे हैं। इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका। तो मैकेनिज्म इस तरह होता है कि सबसे पहले हमें जानते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। उसे कॉपी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम इसे सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें ताकि हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड बन सके। तो इसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास चाहिए होती है ज़्यादा टेम्परेचर। इस वजह से हम इस डीएनए को, जो हमारा वो टारगेट डीएनए होता है, उसे हम 94 डिग्री सी के आसपास तकरीबन हीट करते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 to 5 मिनट्स। ये याद रखिएगा क्योंकि ये एक अहम एमसीक्यू भी है। 94 डिग्री से हम हीट करते हैं 1 से 5 मिनट तक। इसकी वजह से जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे साथ क्या करेगा? एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगा, जिसको हम पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सही है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप जिसे हम कहते हैं प्राइमर अनीलिंग। प्राइमर अनीलिंग, ये जाहिर बात है, हम प्राइमर अनीलिंग क्यों करेंगे? इस वजह से कि हमारे पास पॉलीमराइजेशन शुरू हो सके। तो इस वजह से हम अपने जो हमारा जो टेम्पलेट स्टैंड है
उसे हम इस कंडीशन में हम टेम्परेचर दे देते हैं 54 डिग्री सी। कितने मिनट के लिए? तकरीबन 2 मिनट्स के लिए। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक अहम एमसीक्यू है। 54 डिग्री सी के लिए 54 डिग्री सी टेम्परेचर हम 2 मिनट्स के लिए दे लेते हैं, इसे दे देते हैं ताकि जो प्राइमर है वो हमारे वो टेम्पलेट डीएनए को अटैच हो सके। और हमने बताया था कि दो सेट्स ऑफ प्राइमर होते हैं, एक होता है प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा होता है बैकवर्ड प्राइमर। तो इसलिए हम दो प्राइमर इसके आसपास अटैच कर देते हैं। सही है। अब लास्ट स्टेप जो है वो है एक्सटेंशन आर पोलीमराइजेशन। अब जाहिर सी बात है प्राइमर अटैच हो गया, डीएनए पोलीमराइज अवेलेबल है और हमने वो मिक्सचर में डीएनटीपीज भी डाल दिए थे, तो इस वजह से डीएनए पोलीमराइज प्राइमर के साथ अटैच होकर अपना काम कर सकेगा और हमारे लिए एक्सटेंशन या पोलीमराइजेशन शुरू कर देगा। जब एक्सटेंशन और पोलीमराइजेशन शुरू करेगा तो डीएनए पोलीमरेज अपना न्यू स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो सिंथेसाइज करेगा 3 प्राइम एंड ऑफ प्राइमर, मतलब उसकी तरफ जाकर वो सिंथेसाइज करेगा। और क्या होगा, किसकी मदद से सिंथेसाइज करेगा? जो फ्री डीएनटीपीज अवेलेबल होते हैं जिसे हमने इस एक्सटेंशन या पोलीमराइजेशन के लिए डाल दिए होते हैं। सही है। ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप। अब याद रखिएगा कि इसे हम कितना टेम्परेचर देते हैं, तो तकरीबन 72 डिग्री सी टेम्परेचर इसे दे देते हैं और इस स्टेप में तकरीबन जस्ट 1 मिनट लगता है। ये सारा प्रोसेस बहुत जल्द होता है, इस वजह से इसे हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब जब ये सारा प्रोसेस होता है तो फर्स्ट साइकिल में एक टारगेट डीएनए जो हमारा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टू सेल्स पे। सही है, 2 डीएनए पे। इसी तरह हम फिर इसे डीनेचुरेशन देते हैं, मतलब 94 डिग्री से। इसके बाद प्राइमर एनीलिंग हो जाती है, एक्सटेंशन। ये बार बार होता है, तो इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल रेट पे हमारा डीएनए डबल डबल हो जाता है, हमारे पास बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा पीसीआर का मैकेनिज्म। इससे एक सिंपल टॉपिक है, इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ईटा एनएमडी कैट वगैरह में ये इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़े तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। फॉर एग्जांपल ये क्रिमिनोलॉजी में बहुत काम आता है। इसकी वजह से हम एचबीवी, एचसीवी, एचआईवी जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है उसके भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग भी हम पीसीआर की मदद से कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम जेनेटिक डिजीज़ अगर कोई हो जो एम्ब्रियोनिक सेल में हो, पीसीआर टेक्निक की वजह से उसे भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये एक निहायत ही अहम टेक्निक है, इस वजह से बायोलॉजिस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसके यूज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सके। थैंक यू।